Again, good morning, everyone. गुड मॉर्निंग गुड सर। मॉर्निंग सर। ओके, हम लोग देखते हैं, समझते हैं आज का जो हमारा टॉपिक है एनोमैलस एक्सपेंशन ऑफ वाटर. दिस इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक फॉर द अंडरस्टैंडिंग अबाउट प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर. वाटर की मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में जो है पढ़ने वाले हो इस टॉपिक से, क्योंकि अक्सर इसका एक एग्जाम्पल लेके भी समझाएंगे. पहले हम लोग समझते हैं. देखो, एक्चुअल में जब टेम्परेचर हम लोग पढ़ते चले आ रहे हैं कि अगर टेम्परेचर हम किसी भी सब्सटेंस को अगर एक्स्ट्रा देते हैं तो उसके वॉल्यूम में क्या होता है, इंक्रीमेंट होता है. मतलब उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. भाई किसी कंटेनर में, आप किसी वेसल में अगर लिक्विड ही ले लो, तो अगर टेम्परेचर बाहर से आप अप्लाई कर रहे हो, दे रहे हो, तो क्या करता है, उसका वॉल्यूम इंक्रीज कर जाता है. इतनी बात क्लियर है. लेकिन हम लोग यहाँ पर जो ये टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं, इसमें कुछ वाटर के बारे में बिहेवियर इसका कुछ अलग होता है. क्या होता है, यहाँ पर लिखा है हमने, ऑलमोस्ट ऑल लिक्विड्स एक्सपेंड ऑन बीइंग हीटेड बट वाटर बिहेव्स इन अ स्पेशल मैनर. मतलब जितने भी लिक्विड अगर हम ले लें, उनको हीट दे रहे हैं, तो उनका वॉल्यूम क्या करता है, इंक्रीज करता है, एक्सपेंड करता है. बट वाटर के केस में ऐसा नहीं होता है. फर्स्टली ऐसा नहीं होता है, लेकिन क्यों नहीं होता है, बस वही हम लोग समझेंगे. तो पहला पॉइंट यहाँ पर लिखा है, व्हेन वाटर एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड. मतलब कहने का ये हुआ, अभी ये बर्फ नहीं, 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर की बात कर रहे हैं. क्योंकि अब तुरंत ही देखो, जीरो से जब बर्फ बन जाता है वाटर, तो पहले लिक्विड ही रहता है, तब वो जमना स्टार्ट करता है. ठीक है, तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड का वाटर जो होता है, अगर इसको हम हीट करना स्टार्ट कर दें, तो इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज एंड देयरफॉर इट्स डेंसिटी इंक्रीजेज. सबसे पहले वाटर अगर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, इसको हम लोग क्या करें, टेम्परेचर एक्स्ट्रा बाहर से दे दें, मतलब इसको गर्म करना स्टार्ट करें. तो जब हीट बाहर से देंगे तो इसका टेम्परेचर क्या होता है, बढ़ता है. मतलब 0 से 4 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है, 4 से 5, 5 से 6, 6 से 7, ऐसे लगाता है. मतलब 0 से लेकर आगे की तरफ टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है. तो फर्स्टली जब हम टेम्परेचर देना स्टार्ट करते हैं, तो 0 से लगातार लेकिन ध्यान देना, वाटर को तो इसीलिए हम लोग जो डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड होती है, मतलब 4 डिग्री सेंटीग्रेड डेंसिटी होती है, वो मैक्सिमम होती है. बात समझे? तो मतलब हो जाएगा, वाटर की जो डेंसिटी होती है वो मैक्सिमम होती है. अब 4 से ज्यादा और हीट दो, मतलब 4 से 5 डिग्री पर ले जाओ, 5 से 6, मतलब 4 से ज्यादा हीट जो है इंक्रीज कर देता है. सेकंड पॉइंट पे 4 डिग्री सेंटीग्रेड, अगर 4 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर आप और तो ध्यान देना, इस केस में वॉल्यूम जो होता है वो क्या करता है, इंक्रीज करेगा. एंड देयरफॉर डेंसिटी डिक्रीजेस, इस केस में डेंसिटी जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, डिक्रीज कर जाएगी. दस वाटर एट 4 डिग्री सेंटीग्रेड हैज द मैक्सिमम डेंसिटी. इसीलिए हम लोग कहते हैं कि वाटर की जो डेंसिटी 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर जो होती है वो मैक्सिमम होती है. तो ये जस्ट अपोजिट है भाई, सारे लिक्विड्स का वॉल्यूम तुरंत एक्सपेंड करता है. जब आप टेम्परेचर दोगे, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी मॉलिक्यूल्स की, तो उसका जो वॉल्यूम होगा वो एक्सपेंड करेगा. लेकिन बर्फ के, या फिर ये कहेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड के वाटर में ऐसा नहीं होता है. क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसका एक अलग मैनर है. तो उसका जो अलग मैनर है, उसी के बारे में ये पॉइंट हम डिस्कस किए. और इसका बेस्ट एग्जाम्पल आप समझ सकते हो, देखा होगा, एक्वाटिक लाइफ. अगर जलीय जीव जंतु जो होते हैं वो देखो, सोचो, लेक्स में या फिर बहुत बड़ी बड़ी झीलें जो होती हैं, उनमें अंदर जीव जंतु बहुत सारे रहते हैं. मतलब मछलियां क्यों नहीं मरती हैं, इसका रीजन है ना, कुछ कुछ ना कुछ. तो वो समझते हैं, बहुत एग्जाम्पल इसका अच्छा है. तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं. देखो, जैसे मान लिया झील, आखिरकार ऐसा बर्फ ऊपर क्यों जम जाती है और ये होता क्यों है.
जैसे मान लिया हमने एक ये झील है, ऐसे समझो कि झील में पानी क्या है, पूरा फील्ड है। तो ध्यान देना, यहाँ से क्या है, बहुत बहुत ज्यादा जो ठंडी है भाई, ठंडे अगर से स्थानों पर आप जाओगे, जो है बहुत कोल्ड प्लेसेस पर जाओगे, तो यहाँ जो होती है वो ठंडी हवाएं ऐसे चल रही होती है, बहुत ठंडी हवाएं चलती हैं। ठीक है, वाटर मान लिया ये कोई झील है, इसमें वाटर क्या है, पूरी तरीके से फिल्ड है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर कंसीडर कर लेते हैं कि इस समय जो वाटर का टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। हम कंसीडर करके चल रहे हैं इस समय जो इस वाटर का पूरा टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये एक्चुअल में ऐसा क्यों होता है कि झील के ऊपर ये वाटर की जो फर्स्ट लेयर ये होती है ऊपर की, इसमें बर्फ जम जाती है। ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान से समझना। पहले हम कंसीडर किए कि पूरे लिक्विड का जो टेम्परेचर है वो कितना है, 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। अब ये जब हवाएं ऊपर से चलती हैं, तो ध्यान देना, हवाएं जब ऊपर से चल रही होती है तो क्या करता है, ये जैसे ठंडी हवाएं यहाँ से चली, तो ये जो टेम्परेचर होता है ऊपरी लेयर का, इसका टेम्परेचर क्या होता है भाई, डाउन पड़ना स्टार्ट हो जाता है। मतलब कहने का अगर यहाँ 10 है, 10 से अब 9 हो जाएगा, 9 से 8 हो जाएगा इस ऊपरी लेयर का, 8 से क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। मतलब टेम्परेचर थोड़ा धीरे धीरे क्या करेगा, डाउन पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना, अगर यहाँ पर टेम्परेचर डाउन होता है तो 10 से अगर 9 आया, 9 से 8 आया, तो यहाँ पर जो लिक्विड ऊपर वाला होता है, तो एक्चुअल में जब टेम्परेचर डाउन होगा तो आप लोग क्या समझते हो, टेम्परेचर जब डाउन होता है तो वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्ट होगा, वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम जब कम होगा इसका मतलब डेंसिटी इस लेयर पर, मतलब ऊपर वाला जो लिक्विड है, ऊपर वाला वाटर है, इसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब जब इसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी और यहाँ टेम्परेचर तो वही है अभी, तो ये डेंसिटी जब ग्रेटर यहाँ ऊपर की होती है तो ये क्या करता है, नीचे की तरफ भागने की कोशिश करता है, मतलब नीचे की तरफ आना चाहता है। तो ये लिक्विड पूरा जाता है नीचे जाएगा, क्योंकि यहाँ की डेंसिटी ज्यादा है। और ये जब नीचे जाएगा तो नीचे का जो लिक्विड होता है जिसका टेम्परेचर कम होता है, मतलब जो भी यहाँ पर कंसीडर की तभी वही है ना, तो ये नीचे का लिक्विड ऊपर आता है। ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है जब तक ये टेम्परेचर कहाँ तक, पूरा इसके अंदर इस लिक्विड का पूरा, मतलब इस वाटर का टेम्परेचर जब तक 4 डिग्री सेंटीग्रेड नहीं हो जाता, मतलब जब तक ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर नहीं हो जाएगा तब तक ये प्रोसेस लगातार चलता रहता है। मतलब यहाँ से ठंडा जो लिक्विड होगा वो नीचे आएगा और फिर ये वाटर क्या करता है, ऊपर जाता है, फिर ऐसे नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है। ये लगातार प्रोसेस चलता रहता है जब तक इस पूरे लिक्विड का टेम्परेचर कितना, 4 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो जाए। ठीक है, तो अब हम कंसीडर कर रहे हैं कि मान लेते हैं इसका टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा हो गया है। ठीक है, जब ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो जाएगा, भाई यहाँ ऊपर से अब भी हवाएं चल रही ना, ये तो बंद नहीं होगी, तो ये क्या करता है, यहाँ से और इसका टेम्परेचर डाउन पड़ेगा। अब यहाँ का टेम्परेचर जो ऊपरी लेयर का मान लेते हैं 4 डिग्री सेंटीग्रेड पूरा था ना ऊपरी लेयर का, अब हम समझ रहे हैं कितना, 4 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हो गया। कितना हो गया, 3 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होगा। फिर 3 से क्या जाएगा, 2 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, 2 से फिर 1 डिग्री, फिर धीरे धीरे क्या 0 डिग्री पर पहुंच जाएगा, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ध्यान देना, ये टेम्परेचर लगातार डाउन पड़ेगा ऊपरी लेयर का। तो अब आप लोग जानते हो कि 4 डिग्री सेंटीग्रेड से जब ऊपर की लेयर की हम बात करें टेम्परेचर डाउन पड़ेगा, तो हम लोग पीछे पड़ चुके हैं। अगर मैक्सिमम डेंसिटी कितने पर होती है, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब पूरे लिक्विड का जब टेम्परेचर 4 डिग्री सेंटीग्रेड था तो डेंसिटी मैक्सिमम थी, लेकिन यहाँ का टेम्परेचर डाउन पड़ा, इसका मतलब गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो यहाँ का टेम्परेचर जो ऊपर का हुआ अब जब क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है, 3 डिग्री हुआ, तो डेंसिटी तो यहाँ की घटने लगी ना। अब क्या हुआ, 4 डिग्री सेंटीग्रेड नीचे का है और ऊपर का टेम्परेचर 3 है या 2 है या 1 है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, यहाँ 0 हो जाता है। अब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसके इस लिक्विड की कंपेरिजन में क्या होगी, ऊपर के जो ऊपर का वाटर की जो लेयर होगी उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी। और यही रीजन होता है कि अगर डेंसिटी डिफरेंस है तो जाहिर सी बात जिसकी डेंसिटी कम होती है वो ऊपर हमेशा वाटर के क्या करता है, फ्लोट करता है। तो ये यहाँ पर टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर इस लेयर का पहुंचता है तो ये धीरे धीरे बर्फ जमना स्टार्ट कर देती है, मतलब बर्फ बन जाती है। तो यहाँ का टेम्परेचर अंदर 4 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहता है, मतलब यहाँ की डेंसिटी ज्यादा और यहाँ की कम, और डेंसिटी डिफरेंस की वजह से क्या होती है, ये जो ऊपर लेयर बर्फ जम जाती है, बर्फ की लेयर ये ऊपर फ्लोट करती रहती है। और ये आप लोग अच्छी तरीके से जानते हो कि जो हीट का बर्फ जो होती है वो हीट की बैड कंडक्टर होती है, मतलब जो यहाँ का टेम्परेचर है जब यहाँ बर्फ जम जाएगी तो ये टेम्परेचर अब बाहर तो जा नहीं सकता, मतलब एयर के कांटेक्ट में ये अंदर का टेम्परेचर नहीं आएगा, जिसकी वजह से जितना टेम्परेचर यहाँ 4 डिग्री सेंटीग्रेड बचता है वो हमेशा मेंटेन रहता है, और जितने एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं वो यहाँ पर जीवित रहते हैं। और ये ऊपर बर्फ की जो लेयर बन जाती है
ये ऊपर से टेम्परेचर को ना तो अंदर जाने देगा, ना तो अंदर से बाहर जाने देगा। मतलब ये एक लेयर बन गई परफेक्ट, जो बर्फ की होती है। तो यहाँ पर जो जीव जंतु रहते हैं, जो एनिमल्स एक्वेटिक होते हैं, वो एकदम सेफ रहते हैं। यही इसका रीजन होता है कि यहाँ पर टेम्परेचर का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि ये बर्फ की लेयर पूरी एकदम सॉलिड बन जाती है। ये मेन रीजन होता है टेम्परेचर जो है, टेम्परेचर डिफरेंस, और इसी की वजह से डेंसिटी का डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, तो ये कहानी आपकी यहाँ तक थी। इसके बाद अगला आपका जो है ग्राफ हमने ड्रॉ किया है। ग्राफ क्या कहता है, देखो हमने वाटर और टेम्परेचर, तो आपका ग्राफ हमने बनाया है किसमें, वाटर मतलब वॉल्यूम और टेम्परेचर को रिलेट करते हुए ग्राफ खींचा है। ध्यान से देखिएगा, इधर हमने क्या लिया है, ये मान लेते हैं 1 kg वाटर है। ठीक है, 1 किलोग्राम वाटर है जिसका वॉल्यूम, इस तरफ जो है अपने वॉल्यूम लिया है, इधर क्या है, टेम्परेचर। तो मान लेते हैं पहले 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वॉल्यूम है वाटर का वो कितना है, ध्यान देना 1.00013 इंटू 10⁻³ मीटर क्यूब। इतना वॉल्यूम कितने 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है, पहले कंसीडर कर रहे हैं। अब क्या किए, टेम्परेचर आप बढ़ाना स्टार्ट कर दिए। ग्राफ को अच्छी तरीके से समझना, टेम्परेचर आप क्या कर रहे हो, अब इंक्रीज कर रहे हो, क्योंकि एक्स एक्सिस पर टेम्परेचर दिखाएं और वाई एक्सिस पर हम वॉल्यूम लिए। तो ध्यान देना, जब टेम्परेचर एक्स्ट्रा देना स्टार्ट करोगे तो भैया देखो, सबसे पहले वाटर की ये प्रॉपर्टी ही होती है कि 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या है, वाटर है, तो वाटर का पहले क्या करेगा, वॉल्यूम डिक्रीज करेगा। देखो नीचे की तरफ ग्राफ आ रहा है, डिक्रीज करेगा। ये धीरे धीरे कब तक डिक्रीज करता है, जब तक वाटर का टेम्परेचर कितना 4 डिग्री सेंटीग्रेड ना हो। ये देखो यहाँ पर 5 है, इसके पहले 4 डिग्री सेंटीग्रेड होगा। तो 4 डिग्री सेंटीग्रेड तक वॉल्यूम क्या करता है, डिक्रीज करता है वाटर का। इसके बाद क्या करता है, अचानक में धीरे धीरे बढ़ना स्टार्ट कर देता है। तो आप लोग अच्छी तरीके से पढ़ चुके हो, पीछे भी जानते हो, अगर वॉल्यूम डिक्रीज करेगा तो डेंसिटी क्या होती है, 4 तक तो बढ़ेगी, बट 4 के बाद वॉल्यूम इंक्रीज कर रहा, मतलब डेंसिटी घटना स्टार्ट कर देती, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देती। तो यहाँ पर नीचे डेंसिटी का भी हमने ग्राफ बना दिया कि यहाँ पर फर्स्टली देखो, इस तरफ क्या है, डेंसिटी हमने ली है, और इधर क्या लिया है, टेम्परेचर लिया है। ठीक है, तो इन दोनों में भी ग्राफ हमने खींचा है। क्या, डेंसिटी जब एक्चुअल में 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर मान लेते हैं डेंसिटी ये है। ठीक है, तो जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से टेम्परेचर आप बढ़ा रहे हो तो डेंसिटी देखो क्या हो रही, बढ़ रही है। और ये धीरे धीरे जब 4 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर कर देते हो तो ये डेंसिटी ये मैक्सिमम होती है। देखो ये ग्राफ यहाँ पर इसके डायरेक्शन में जा रहा है, मतलब इस केस में 1 × 10⁻³ जो है 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, ये डेंसिटी आप कह सकते हो। मतलब 1000 किलोग्राम मीटर क्यूब पर मीटर क्यूब कह सकते हैं कि डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। और यही हम न्यूमेरिकल्स में भी यूज करते हैं। ये 1 पॉइंट लगा है तो 0 का कोई वैसे मतलब नहीं है, बट 10⁻³ का मतलब क्या हुआ, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो ये 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर मैक्सिमम वाटर की डेंसिटी होती। तो ये हमने टेम्परेचर और डेंसिटी में ग्राफ खींचा है। दोनों को अच्छी तरीके से जो है समझ लेना, एक बार घर पे भी ड्रॉ करना। ठीक है, अब इसके बाद आपका अगला टॉपिक आता है स्पेसिफिक हीट। ध्यान से समझना, स्पेसिफिक हीट क्या होती है। देखो, द स्पेसिफिक हीट of a substance may be defined as the amount of heat required to raise the temperature of unit mass. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यूनिट मास ऑफ अ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। ध्यान देना, अगर भाई ऐसा टेम्परेचर, स्पेसिफिक हीट एक्चुअल में क्या होती है, जैसे मान लिया कोई ब्लॉक ले ले या फिर कोई भी मास ले ले, जिसका मास कितना होना चाहिए, यूनिट मास लेना है। आप कोई भी ऐसा सब्सटेंस ले लो जिसका मास यूनिट हो, मतलब यूनिट मास आपको कंसीडर करना है किसी भी सब्सटेंस का। अगर उसके टेम्परेचर में, मतलब उसके टेम्परेचर, सीधी सी बात ऐसे कह दो कि इतनी हीट हमको, इतनी हीट की जरूरत पड़े कि उस बॉडी के, उस सब्सटेंस जो हम लिए हैं, यूनिट मास है ना, उसका टेम्परेचर 1 डिग्री हमको बढ़ाना है। तो 1 डिग्री टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए हमको जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। फिर से एक बार समझ लो कि कोई भी सब्सटेंस जिसका मास क्या हो, यूनिट मास हो, और उसका अगर टेम्परेचर हमको 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना है, तो जाहिर सी बात, उसको जितनी एक्स्ट्रा हीट आप बाहर से दे रहे हो, जितनी हीट की रिक्वायरमेंट आपके पास होगी, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। क्या सभी बच्चों को स्पेसिफिक हीट क्लियर हुई? बोलो भाई, बोलो भाई, कोई आप क्लियर हुआ? यस सर, क्लियर।
ध्यान देना सर एक बार बता दीजिए। हाँ तो इसीलिए क्लियर नहीं हुआ। तो बोल दिया करो, इसीलिए तो बोल रहे हैं। बीच बीच में तुम लोग चले जाते हो, पता नहीं कहाँ है। जब हम कहा करें कि समझ में आया तो तुरंत बोला करो, ठीक है। फिर से समझ लो। देखो कोई भी आप सब्सटेंस ले रहे हो, सब्सटेंस कितना होना चाहिए, यूनिट मास। जैसे आप एसआई सिस्टम में ले रहे हो तो 1 किलोग्राम मास ले लो। अगर सीजीएस में ले रहे हो तो 1 ग्राम मास ले लो। तो 1 ग्राम मास मान लिया हमने सीजीएस में कंसीडर किया, तो 1 ग्राम मास का टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड आपको क्या करना हो, इंक्रीज करना हो, तो जितनी एक्स्ट्रा हीट आप बाहर से दोगे वही हीट आपकी क्या कही जाती है, स्पेसिफिक हीट। क्लियर हुआ? यस सर। हाँ। इसके बाद ये फार्मूला स्पेसिफिक स्पेसिफिक हीट फाइंड करने का फार्मूला, C इज इक्वल टू स्पेसिफिक हीट को हम लोग स्मॉल c से लिखते हैं, और डेल्टा क्यू चेंज इन हीट, मतलब जो हीट है भाई इनिशियली 0 से स्टार्ट करो। जब किसी बॉडी को आप गर्म करोगे, ये हम चेंज इन डेल्टा क्यों लिए, डेल्टा क्यू क्यों लिए, इसका रीजन यही है कि सबसे पहले जब बॉडी पर टेम्परेचर आप देना स्टार्ट करो तो पहले तो 0 से स्टार्ट करोगे ना, फिर टेम्परेचर बढ़ेगा। इसीलिए हमेशा टेम्परेचर का जो हीट का होगा वो डिफरेंस लेंगे। तो यहाँ पर ये क्या है, देखो अमाउंट ऑफ हीट लिखी है डेल्टा क्यू, तो डेल्टा क्यू अपॉन में m, दिस इज मास ऑफ अ सब्सटेंस, एंड डेल्टा टी क्या है, टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, ये सारी क्वांटिटीज जो लिखी हैं इसमें उनका हमने मतलब इधर लिख दिया है। फिर इसके बाद आती है आपकी बात एसआई यूनिट, इसकी क्या हो जाएगी। तो ध्यान दो इधर, हीट की यूनिट जूल होती है, मास ये जो दिया है उसका किलोग्राम कह देंगे, और जो टेम्परेचर होता है उसको केल्विन में मेजर करेंगे। तो अगर एसआई सिस्टम में इसकी यूनिट स्पेसिफिक हीट की देखते हैं तो क्या होगी हमारी, जूल पर किलोग्राम केल्विन। सीजीएस सिस्टम में क्या हो जाएगी, जूल को हम मतलब एनर्जी होगी उसको लिख देंगे कैलोरी, और यहाँ पर मास को हम कह देंगे ग्राम में, और जो टेम्परेचर उसका डिग्री सेंटीग्रेड में लेंगे, मतलब कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपका सीजीएस यूनिट आ जाएगी। इसके बाद डायमेंशनल फार्मूला आप लोग लिख लोगे, जब इसमें निकालोगे इसी फार्मूले में, भाई जूल को mL²T-2 ऐसे लिखते हैं, फिर मास का m हो जाएगा। जब इसको फाइंड आउट करोगे, कैलकुलेट करोगे, तो आपकी डायमेंशनल जो आपका डायमेंशनल फार्मूला आएगा वो ये आएगा, m0L²T-2 केल्विन इनवर्स। ठीक है, ये आपका डायमेंशनल फार्मूला होता है, याद रखना इसको स्पेसिफिक हीट के लिए। एग्जांपल बता दीजिए सर, स्पेसिफिक हीट कैसे कैलकुलेट करेंगे। स्पेसिफिक हीट ये लिखा तो एग्जांपल, जैसे कल न्यूमेरिकल करवा रहे थे, तुम लोग एब्सेंट थे, कल न्यूमेरिकल एक्स्ट्रा क्लास लिए थे, हम बोल रहे थे ना, कुछ बच्चे ऑब्जेक्शन भी, जैसे कुंदन कह रहे थे, कुंदन ही बता रहे थे कि सर जो है आप बिना बताए रहे हो, बताओ। हम जब नोटिस आई थी तुरंत हम हर ग्रुप पर भेजे थे कि जो है कल एक्स्ट्रा क्लास हम लेंगे, फिजिक्स की होगी, जिसको करना है वो करे। लेकिन कुछ लोग हमारे ऊपर ऑब्जेक्शन करने लगते हैं, तो क्या किया जाए। फिलहाल देखो एग्जाम्पल जैसे ये है, जैसे मान लिया ये डेल्टा क्यू लिए है, तो डेल्टा क्यू का मतलब ये टेम्परेचर एक्चुअल में, जैसे मान लिया किसी बॉडी को, आप कोई भी बॉडी ले लो, इसको टेम्परेचर, भाई इसका टेम्परेचर अभी हम बाहर से कुछ नहीं दे रहे, तो भाई 0 से स्टार्ट करोगे, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। मान लिया आपने इसको टेम्परेचर दे दिया 10 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया, इतना गर्म कर दिया, ठीक है। अब इस बॉडी का मास कितना है, यूनिट मास हमने कहा, तो मास कितना, अगर एसआई सिस्टम ले रहे हो तो 1 kg लेना। ध्यान देना, अगर 1 kg ले रहे तो ये केल्विन में चेंज हो जाएगा, लेकिन अगर ग्राम में ले रहे हो तो 1 ग्राम लो, ये हम सीजीएस में ले रहे हैं, सेंटीग्रेड में तो ये ग्राम में होगा। अब टेम्परेचर भाई देखो डिफरेंस कितना निकालोगे, कहने का मतलब जो एनर्जी आप दे रहे हो डेल्टा क्यू, 0 से एनर्जी स्टार्ट करोगे, और डेल्टा क्यू का मतलब क्या हुआ, 0 से कुछ एनर्जी दोगे, कुछ कैलोरी में एनर्जी आप प्रोवाइड करोगे, लेकिन टेम्परेचर डिफरेंस कितना आया, 10 - 0 मतलब 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो कहने का मतलब डेल्टा टी आपका टेम्परेचर रखा जाएगा, और ये जितनी एनर्जी आप दे रहे हो उसका डिफरेंस, कि इनिशियली 0 से स्टार्ट करोगे और कुछ एनर्जी दोगे तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ेगा। तो ये यहाँ पर एनर्जी डिफरेंस रखना है डेल्टा क्यू, और ये मास रखना है, और ये आपका टेम्परेचर डिफरेंस रखना है। तो जब वैल्यू रख दोगे सभी, तो जो वैल्यू आपको मिलेगी दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट, ये आपकी स्पेसिफिक हीट कही जाएगी। अब इसके बाद देखो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है। अच्छा एक चीज बताओ, केमिस्ट्री में सब लोग पढ़ चुके हो, 1 मोल में कितने मॉलिक्यूल होते हैं, हाउ मैनी मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 1 मोल ऑफ अ सब्सटेंस, एनीवन, बताओ जल्दी से। सर 6.022 into 10 की पावर 23। वेरी गुड, ये पता है ना, केमिस्ट्री में सब लोगों को बताया गया होगा। तो मोलर स्पेसिफिक हीट क्या होती है, देखो सिंपल सी बात, जो लैंग्वेज लिखी है इसमें आपको यही समझना है कि 1 मोल सब्सटेंस कोई ले लो, अब उसका टेम्परेचर, अब अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड क्या करना है, इंक्रीज करना है। कितने मोलों की संख्या, 1 मोल आप कोई सब्सटेंस ले लो, उसका टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज करना है,
तो जितनी अमाउंट ऑफ हीट आप बाहर से दोगे दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। क्या क्लियर हुआ? बोलो भाई। मोलर स्पेसिफिक हीट समझ में आई? क्या होती है? एक मोल कोई भी सब्सटेंस आप ले लो, उसका टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेंटीग्रेड बढ़ाना चाहते हो तो जितनी हीट की आपको रिक्वायरमेंट होगी दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। समझ में आया? अब यहां पर इसका फार्मूला ध्यान से देखना। मोलर स्पेसिफिक हीट लिखा है द टेम्परेचर ऑफ 1 मोल ऑफ द सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री। ध्यान देना, ये डेफिनेशन पूरी यहां से है। देखो ये पहले बताइए हमने ना, क्या लिखा? द मोलर स्पेसिफिक हीट ऑफ अ सब्सटेंस इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द, क्या लिखा है? टेम्परेचर ऑफ 1 मोल। 1 मोल का टेम्परेचर 1 डिग्री सेंटीग्रेड अगर आपको बढ़ाना है तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट आपको बाहर से होगी दैट इज कॉल्ड मोलर स्पेसिफिक हीट। इसका फिर आप लोग जो नोट में लिखते हो, क्या लिखते हो? नोट। एसआई यूनिट क्या होती है? जूल पर मोल केल्विन। भाई इसकी तो जूल हो जाएगी। नंबर ऑफ मोल्स किसमें? उसकी यूनिट मोल होती है। सब्सटेंस की अगर क्वांटिटी मेजर करते हो, टेम्परेचर का केल्विन होता है, तो एसआई सिस्टम में जूल पर मोल केल्विन हो जाएगा। और इसी को सीजीएस में लिखते हैं तो कैलोरी पर मोल डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये आपकी एसआई यूनिट है। बाकी जो डायमेंशनल फार्मूला है वो आपका वही रहेगा जो आप पीछे पढ़ चुके स्पेसिफिक हीट का। ठीक है, ध्यान देना। अगली बात आती है आपकी हीट कैपेसिटी। देखो हीट कैपेसिटी क्या होती है? द हीट कैपेसिटी ऑफ अ बॉडी इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज इट्स टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री। कहने का मतलब आप कोई भी बॉडी ले लो जो किसी भी सब्सटेंस की बनी हो सकती है। अगर उस बॉडी का, अब यहाँ पर कोई सब्सटेंस कोई क्वांटिटी नहीं दे रखी, उस बॉडी का टेम्परेचर, कोई भी बॉडी आप ले सकते हो जो भी किसी मेटल की बनी हो, कैसी भी हो, सब्सटेंस होना चाहिए। ठीक है, तो उस सब्सटेंस का टेम्परेचर, उस बॉडी जिससे जिस सब्सटेंस में वो बॉडी बनी, उस बॉडी का अगर टेम्परेचर आप 1 डिग्री सेंटीग्रेड रेज करना चाहते हो, बढ़ाना चाहते हो, तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आपको रिक्वायर्ड होगी, रिक्वायरमेंट जितनी हीट की पड़ेगी दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। उसी को हम लोग क्या बोलेंगे? हीट कैपेसिटी बोलेंगे। मतलब किसी भी बॉडी का 1 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर अगर आपको बढ़ाना है तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आप बाहर से दोगे दैट इज कॉल्ड हीट कैपेसिटी। इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, हीट कैपेसिटी को कैपिटल एस से लिखते हैं। और ये किसका? मास। यहाँ पर आप मास की वैल्यू रखोगे और ये सी आपका स्पेसिफिक हीट है। तो स्पेसिफिक हीट पीछे पता कर चुके, तो यहाँ पर जब सी की वैल्यू रखोगे तो मास मास से कैंसिल हो, क्योंकि उस फार्मूले में भी देखो, यहाँ पर इस फार्मूले में भी ये देखो एम दिया है, तो ये जब वैल्यू उठा करके आप यहाँ पर पुट करोगे सी की, तो ये मास मास कट जाएगा, तो इसकी जो यूनिट बचेगी, मतलब ये फार्मूला बचेगा एस इक्वल टू सी के बराबर आ जाएगा। मतलब सी की वैल्यू जो भी बचेगी वो यहाँ पर रहेगी। भाई हम ये कहना चाहते हैं, देखो इधर एस इज इक्वल टू क्या है? एम सी है, तो एस इज इक्वल टू एम इंटू सी की वैल्यू कितनी है? डेल्टा क्यू अपॉन में एम डेल्टा टी। हम ये चीज कहना चाहते हैं, देखो यहाँ पर ये कट जाएगा, तो एस इज इक्वल टू कितना हो? डेल्टा क्यू अपॉन में डेल्टा टी। तो इससे आपको हीट कैपेसिटी जो ये लिखे हो इसकी यूनिट निकालना आसान हो जाएगा। देखो ये हो जाएगी जूल और ये हो जाएगी केल्विन में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी जूल पर केल्विन। इसकी यूनिट फाइंड कर लोगे आराम से अगर फार्मूला पता है। तो यही यहाँ पर हमने लिखा है। वेयर सी क्या कहा जाएगा? इसमें स्पेसिफिक हीट कहा जाएगा और इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? जूल पर केल्विन हो जाएगी। और सीजीएस यूनिट अगर आप पता करना चाहते हो कितना हो जाएगी? जूल को कैलोरी में लिख देते हैं और केल्विन को डिग्री सेंटीग्रेड में, मतलब कैलोरी पर डिग्री सेंटीग्रेड। ये आपकी दोनों यूनिट्स होती हैं, तो याद रखना इसको। अगर आपको वो फाइंड करना है हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फार्मूला, तो ये भी सेम लेना। ठीक है, पीछे जो हम हीट कैपेसिटी में, सॉरी स्पेसिफिक हीट में बताए हैं वही डायमेंशनल फार्मूला होता है। फिर यहाँ पर ध्यान दो, अगला टॉपिक आता है आपका कैलोरीमेट्री। कैलोरीमेट्री क्या होती है? देखो ये फिजिक्स की ऐसी ब्रांच है जिसमें हम लोग टेम्परेचर का मेजरमेंट सीखते हैं कि अगर किसी बॉडी का टेम्परेचर कितना है हमको मेजर करना है, तो वो ब्रांच कौन सी हमारी कही जाती है जिसमें हम टेम्परेचर का के बारे में स्टडी और उसका मेजरमेंट पढ़ते हैं, वो कैलोरीमेट्री कहा जाता है। लिखा है यहाँ पर द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। सॉरी हीट, ध्यान देना, ऐसी ब्रांच, ऐसी फिजिक्स की ब्रांच जिसमें हम हीट का मेजरमेंट करते हैं। हमने टेम्परेचर बोल दिया, इसके लिए सॉरी। हीट का जब मेजरमेंट हम जिस ब्रांच में फिजिक्स में करते हैं दैट इज कॉल्ड कैलोरीमेट्री। उस ब्रांच को ही हम लोग कैलोरीमेट्री बोलेंगे।
एक बार फिर से समझ लो, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द मेजरमेंट ऑफ हीट। फिजिक्स की ऐसी ब्रांच जिसमें हम हीट का मेजरमेंट पढ़ते हैं, बात समझे, वही ब्रांच हमारी क्या कही जाती है, कैलोरीमेट्री कही जाती है। अब कैलोरीमेट्री का कुछ प्रिंसिपल होता है, तो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या होता है, देखो ध्यान से। देखो प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री जो है ये कहता है, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल द हीट गेन्ड बाय द कोल्ड बॉडी मस्ट बी इक्वल टू द हीट लॉस्ट बाय द हॉट बॉडी। कहने का मतलब इसका प्रिंसिपल सीधा है। अगर कोई मान लेते हैं ये बॉडी है, ये कैसी है, कोल्ड है, और इधर एक दूसरी बॉडी हम कंसीडर कर रहे हैं, ये कैसी है, हॉट है। तो आप लोग जानते हो कि हॉट की से कोल्ड की तरफ क्या होता है, टेम्परेचर जो होता है वो मूव करना स्टार्ट करता है, मतलब ट्रांसफर होना स्टार्ट हो जाता है। मतलब इधर बॉडी अगर हॉट रखी है, इधर कोल्ड है, तो ये टेम्परेचर क्या हो जाएगा, अगर इसको कांटेक्ट में से रख देते हैं, टेम्परेचर ऐसे ट्रांसफर होना स्टार्ट कर देगा। तो इन्होंने बताया कैलोरीमेट्री का जो प्रिंसिपल होता है वो ये कहता है, जितनी यहाँ से हीट इधर जाएगी वो हीट, और जितनी ये बॉडी एक्सेप्ट करेगी वो आपस में क्या होती, बराबर होती। तो सही बात है, जितनी इसने लॉस्ट की उतनी एनर्जी जो हीट होगी, उतनी जो हीट होगी वो कोल्ड बॉडी क्या करेगी, एक्सेप्ट करेगी। तो ये जो लॉस्ट वाली हीट हुई और जो एक्सेप्टेबल हीट हुई, दोनों आपस में क्या होगी, बराबर होगी। ये तो वही बात हो गई कि एक बंदा है जिसके पास 10 रुपए हैं, दूसरा बंदा है उसके पास मान लिया 1 भी रुपए नहीं। तो हम ये कहना चाहते हैं, जब इससे मान लिया इसने क्या किया, 2 रुपए उसको दिए, तो जब वो 2 रुपए दिए तो भाई इतने इसने लॉस्ट कितने किए, 2 रुपए, और इसने गेन कितने किए, 2 रुपए गेन किए। तो मतलब 2 इज इक्वल टू 2 हम ये कह सकते हैं कि जो लॉस्ट किया है अमाउंट ऑफ मनी और जो गेन किया है अमाउंट ऑफ मनी, दोनों आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। यही कैलोरीमेट्री का प्रिंसिपल है आपका, कि जितनी हीट गेन करेगा कोई भी बॉडी है, जितनी हीट गेन करेगी वो हमेशा जितनी बॉडी दूसरी जो सामने रखी होती है, वो जितनी जो है हीट लॉस्ट करती है, हमेशा वो दोनों आपस में क्या होती हैं, बराबर होती है। मतलब हीट गेन्ड इज इक्वल टू हीट लॉस्ट, जितनी हीट लॉस्ट करेगी उतनी हीट दूसरी बॉडी गेन करेगी। ये एनर्जी आपस में जो भी होती है, मतलब हीट एनर्जी जो होती है वो आपस में क्या होती है, इक्वल होती है। दिस इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, इसी को हम लोग बोलेंगे प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री। तो ये प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री सभी बच्चों को समझ में आया कि नहीं, आ गया। ठीक है, कि सब लोग हो, नहीं तो हमको तो यही लगता है। अच्छा वीडियो सभी लोग ऑन कर दें अपना अपना, सिर्फ माइक जो है म्यूट रखना है, बाकी वीडियो ऑन रखना है, ठीक है। इसके बाद ध्यान देना, दिस प्रिंसिपल इज रिजल्ट ऑफ द लॉ ऑफ कंजर्वेशन। इसके बाद कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हमने यहाँ लिखा है। तो ये सही बात है भाई, जितनी एनर्जी, ध्यान दो इधर, जितनी हीट एनर्जी होती है कोई बॉडी गेन कर रही, उतनी दूसरी बॉडी जो लॉस्ट कर रही, दोनों आपस में इक्वल है। इससे ये भी पता चलता है कि इसमें लॉ ऑफ एनर्जी जो होता है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, वो भी लॉ हम कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि एनर्जी इसमें कोई लॉस नहीं हो रही, जितनी कोई बॉडी गेन कर रही उतनी दूसरी बॉडी जो लॉस्ट कर रही वो सिर्फ ट्रांसफर कर रही अपने हीट एनर्जी को। यानी जब एनर्जी सेम रहे तो इसका मतलब क्या हो, इसमें कोई एनर्जी बाहर नहीं जा रही। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये फॉलो करता है, ये हम कहना चाह रहे थे, ठीक है। इसके बाद देखो कैलोरीमीटर क्या होता है। तो कैलोरीमीटर में आप लोगों को सबसे पहले ये एक ऐसी डिवाइस होती है, डिवाइस कहने का मतलब जैसे आप थर्मामीटर के बारे में पढ़े थे, थर्मामीटर क्या करता है, टेम्परेचर को मेजर करता है, ऐसे ही कैलोरीमीटर जो होता है ये एक्चुअल में क्या मेजर करता है, एनर्जी का, मतलब जो हीट होती है हीट एनर्जी का मेजरमेंट करता है। लिखा है इट इज द डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट। ध्यान देना, किसी भी बॉडी को कितनी हीट आप दे रहे हो या फिर कितनी हीट आप उस पर जो है लगा रहे हो, तो कहने का मतलब उस हीट का मेजरमेंट कैसे करोगे, विद द हेल्प ऑफ कैलोरीमीटर। एक कैलोरीमीटर डिवाइस होती है जिसकी मदद से आप हीट का मेजरमेंट कर सकते हो। तो कैलोरीमीटर में अगर पूछता है व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय कैलोरीमीटर, तो आप बस इतना लिखना है, इट इज अ डिवाइस यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वांटिटीज ऑफ हीट। मतलब हीट की क्वांटिटी को जो मेजर करता है वही वो आपकी कौन सी डिवाइस होती है, दैट इज कैलोरीमीटर। क्लियर हुआ, बोलो भाई। कुंदन, यस सर, हो गया क्लियर। मुस्कान यादव, सब लोग लंच कर रहे हो कि लंच तो नहीं करने लगे?
अच्छा, कोई तो भाई कोई तो पूछेगा नहीं, सब तो भाई लंच कर रहे, कोई नाश्ता कर रहा। सौरभ शुक्ला। यस सर। और बच्चा क्या हाल चाल है, बढ़िया पढ़ रहे हो? यस सर। अच्छा, जितने बच्चे इस समय पढ़ रहे हैं ना, क्लास में होते हैं, उनसे बड़ी खुशी हमको मिलती है, कम से कम ये सब अच्छी तरीके से पढ़ाई तो करते हैं। बहुत खुशी होती है, मेहनत करो तो उसका रिजल्ट जब अच्छा होता है ना, तो अच्छा लगता है कि हाँ, बच्चों के साथ कुछ होना चाहिए, कुछ एक्स्ट्रा देना चाहिए। तो इसके बाद अगला टॉपिक है, चलो इन बातों पर कोई मतलब नहीं, ठीक है। चेंज ऑफ स्टेट बहुत अच्छी तरीके से समझते हो, मतलब जस्ट लाइक अ बिहेवियर। जैसे कोई बंदा है एकदम सीधा साधा है, जैसे हम मान लेते हैं मुस्कान यादव हो गई, और अब दूसरे कौन हो गए, दूसरी मान लेते हैं श्वेता की बात कर रहे हैं। तो भाई मुस्कान एकदम सीधी साधी है, और श्वेता थोड़ा क्या है, बहुत ही सीधी है। अब टेढ़ी ना समझो, बहुत ही सीधी, ठीक है। अब बात ये है, अचानक में अब श्वेता और मुस्कान एक साथ जब आई, तो इनका जो बिहेवियर होता है भाई, ये जस्ट क्या था, एक का थोड़ा मतलब अजीब तरीके का बिहेवियर था, एक एकदम सीधी सादी थी। तो कहने का मतलब दोनों का बिहेवियर जब साथ में आ जाएंगे, थोड़ा चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और धीरे धीरे क्या होता है, वो पूरी तरीके से बदल जाते हैं। मतलब जैसी श्वेता थी वैसे मुस्कान भी हो गई, और जैसी मुस्कान थी वैसी श्वेता एकदम एक जैसी हो गई, एक जैसा बिहेवियर उनका हो गया कुछ दिनों के बाद। तो इसी को बोलते हैं चेंज ऑफ स्टेट। मतलब पहले सोचो, पहले कैसी स्टेट थी उनकी, मतलब एक स्टेटस उनका अलग था, और कुछ दिनों के बाद क्या हुआ, स्टेटस एकदम चेंज हो गया। तो कहने का मतलब अवस्था परिवर्तन, कुछ ना कुछ परिवर्तन हुआ ना। तो ध्यान देना, यहाँ पर हमारी फिजिक्स क्या बताती है, चेंज ऑफ स्टेट में कह रहा था ट्रांजिशन ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। भाई कोई भी सब्सटेंस ले लो, वो एक स्टेट से अनदर स्टेट में चला जाए, इज कॉल्ड अ चेंज ऑफ स्टेट। इसी को हम लोग चेंज ऑफ स्टेट बोलते हैं, मतलब अवस्था परिवर्तन बोलते हैं, कि अपनी अवस्था को परिवर्तित कर दे। जैसे अभी बहुत सारे एग्जाम्पल, यहाँ देखो हमने बर्फ को चेंज किया है, ठीक है। द चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड। अगर कोई भी स्टेट, जैसे मान लिया कोई सॉलिड है, उसको आप किसी में लिक्विड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो ये भी क्या है, चेंज ऑफ स्टेट है ना, अवस्था परिवर्तन है। इज कॉल्ड मेल्टिंग। अगर सॉलिड से लिक्विड में आप कन्वर्ट कर रहे हो, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेल्टिंग। एंड मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जिस टेम्परेचर पर वो मेल्ट हो गया है, दैट इज कॉल्ड मेल्टिंग पॉइंट। एंड अगला इसके बाद लिखा है, एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। अगर कोई भी सब्सटेंस लिक्विड से आप सॉलिड में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो जो भी ये प्रोसेस होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फ्यूजन। मतलब किसी चीज को अगर लिक्विड से सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड फ्यूजन, उसको हम लोग फ्यूजन बोलेंगे। और ध्यान देना, इसी को आप लोग ये भी कह देते हो, फ्रीजिंग पॉइंट भी बोल सकते हो। जैसे मान लिया पानी है, पानी लिक्विड स्टेट में होता है, उसको सॉलिड में कन्वर्ट करना है, तो फ्रीजिंग पॉइंट भी, जिस टेम्परेचर पर वो फ्रीज हो जाएगा, वो टेम्परेचर क्या कहा जाता है, फ्रीजिंग पॉइंट। लेकिन लिक्विड से सॉलिड आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो, कोई बर्फ ही थोड़ी ना है, कोई वाटर ही थोड़ी ना है, आप कोई भी सब्सटेंस ले सकते हो। अगर लिक्विड है, लिक्विड से सॉलिड में उसको कन्वर्ट कर रहे हो, तो इस प्रोसेस को हम लोग फ्यूजन बोलेंगे। एग्जाम्पल जैसे हमने लिया है क्या, जैसे मान लिया आपको 20 डिग्री -20 डिग्री सेंटीग्रेड आइस का टेम्परेचर है, इसको आपको कन्वर्ट करना है 120 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर्स में। मतलब ये जो वाटर है, ये यहाँ पर 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या कर रहा, वेपर, वाष्प बन के उड़ रहा। तो वेपर में अगर हमको कन्वर्ट करना है, तो किन किन सिस्टम, मतलब किन किन चीजों से कितनी एनर्जी चेंज करेंगे, कितनी अवस्थाएं चेंज होंगी, वो हम लोग इसमें देखेंगे। देखो सबसे पहले कितना टेम्परेचर आइस का हम ले रहे हैं, 20 डिग्री सेंटीग्रेड। अब ध्यान देना, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होता है किसी भी सब्सटेंस में, जब टेम्परेचर का डिफरेंस होगा, उस केस में हम जो भी मतलब हीट एक्स्ट्रा देंगे बाहर से, भाई ये टेम्परेचर 20 से 0 लाने के लिए क्या करेंगे, बाहर से हीट देनी पड़ेगी ना। तो जितनी हीट, जब टेम्परेचर का सिर्फ डिफरेंस है, ध्यान देना 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर भी ये बर्फ है, और धीरे धीरे ये जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पहुंचेगी तब भी बर्फ ही रहेगी। लेकिन चेंज आया तो किस में आया, सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर में चेंज आता है। तो टेम्परेचर में जब चेंज आए, तो इस केस में जो भी आप एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट दिए हो, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस। अगर आइस चेंज कर रहे हो तो यहाँ पर आइस लगा देना, अदर लिक्विड है तो यहाँ पर लिक्विड कर देना। तो वो स्पेसिफिक, अगर टेम्परेचर का डिफरेंस आ रहा है, तो सिर्फ स्पेसिफिक हीट ऑफ जो भी सब्सटेंस लोगे, अगर आइस है तो आइस, उसको हम लोग स्पेसिफिक हीट बोलेंगे। आप ध्यान देना, 0 डिग्री सेंटीग्रेड जो आप आइस यहाँ पर आप लाए हो, स्टेट चेंज हुई, थोड़ा ध्यान देना, अभी इसमें टेम्परेचर डिफरेंस आया है, स्टेट नहीं चेंज हुई।
अब 0 से 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर में लाए, देखो ये आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड वाली, और ये आपकी क्या है, ये वाटर है। देखो 0 डिग्री सेंटीग्रेड से जब बर्फ में कन्वर्ट होना वाटर स्टार्ट करता है तो टेम्परेचर थोड़ा सा, जो वाटर होता है वो पहले लिक्विड में ही रहता है, उसके बाद तुरंत जमना स्टार्ट करता है। तो ये बहुत ही स्मॉल टाइम के लिए हम बता रहे हैं कि अगर आइस है 0 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर और उसका टेम्परेचर कितना आया 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही है, बट ध्यान देना वो अभी वाटर में है। ये आइस है, अब देखो किसमें कन्वर्ट हो गया, वाटर में। तो ये टेम्परेचर 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर आइस का था, ये वाटर का होगा। तो इस केस में जो देखो स्टेट चेंज होगी, ये आइस था ये वाटर। अब ये स्टेट चेंज होने में जो भी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट अपने आप यहाँ पर आएगी, दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। अब इसमें स्टेट चेंज हो रही है, जब स्टेट चेंज हो तो जितनी हीट की रिक्वायरमेंट होगी, इट मींस यहाँ वैसे हम एक्स्ट्रा देंगे नहीं क्योंकि 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमको नहीं देना पड़ेगा, वो एटमॉस्फेयर ऐसा कर देता है। तो ये होती है जो जिसे गुप्त उष्मा भी बोलते हैं हम लोग, तो ये लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोली जाती है। आप ध्यान देना 0 डिग्री सेंटीग्रेड से अगर 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर हमको बढ़ाना है, अब ध्यान देना वाटर 0 पर था, अब तो हमको एक्स्ट्रा हीट देनी पड़ेगी बाहर से ना, क्योंकि कितना आप टेम्परेचर कर रहे हैं 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो 0 से 100 पर ले जाएंगे, तो देखो ये वाटर कैसा था 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, वाटर यहाँ भी है, इसमें सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस आया, बट स्टेट अभी नहीं चेंज, ये भी वाटर था ये भी वाटर था। तो इस केस में जो एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट आप दोगे दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर। तो ये स्पेसिफिक हीट वाटर की कही जाएगी। फिर 100 से 100 डिग्री सेंटीग्रेड वेपर में आप कन्वर्ट करो। अब ध्यान देना 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर पहले वाटर ही रहेगा, अब थोड़ी सी गैपिंग के बाद तुरंत ये वेपर होना स्टार्ट कर देगा, जो वाटर होता है वही वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इस केस में जो थोड़ा सा जो हीट का डिफरेंस आता है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट ऑफ वेपर्स, ये वेपर्स की लेटेंट हीट कही जाती है। और फिर यहाँ से 100 से और टेम्परेचर आप बढ़ाओगे तो ये आपका कितना 120 तक ले जाओगे, तो 120 डिग्री सेंटीग्रेड पर जो वेपर में कन्वर्ट हो रहा होगा वाटर दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट ऑफ वेपर्स। तो ध्यान देना जब टेम्परेचर का डिफरेंस आता है तो स्पेसिफिक आप लगा दोगे, स्पेसिफिक हीट होगी। और जब स्टेट का चेंज हो रहा आइस से वाटर, स्टेट का चेंज हो रहा, यहाँ देखो वाटर था वेपर, वाटर से वेपर मतलब स्टेट चेंज हो रही, तो लेटेंट हीट। और अगर सिर्फ टेम्परेचर डिफरेंस तो स्पेसिफिक हीट। ये ध्यान देना, इसीलिए कर्व हमने ऐसा डायग्राम पूरा बना के समझाया कि एक साथ समझ में आए। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है लेटेंट हीट। अब यहाँ पर लेटेंट हीट की बात बहुत ज्यादा कर चुके हैं, तो भैया होती क्या है लेटेंट हीट वो हमको बताना पड़ेगा। तो लेटेंट हीट के बारे में डिस्कशन हम लोग कल करेंगे, ठीक है, क्योंकि ये आधा आज समझाना पड़ेगा तो फिर हो जाएगी। वैसे इस पेज का हम जो है भेजेंगे तो सिर्फ डेफिनेशन बता दे रहे हैं, बाकी आगे चर्चा कल करेंगे। तो देखो लेटेंट हीट क्या होती है, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है, द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट। ध्यान देना किसी भी सब्सटेंस को, कोई भी सब्सटेंस ले लो, अगर उसकी स्टेट को हम चेंज कर रहे हैं। अब ध्यान देना यहाँ पर थोड़ा छूट गया तो हमने ये एरो बना दिया, यहाँ लिखा है क्या लिखा है, स्टेट के बाद आपको लिखना है स्टेट ऑफ यूनिट मास विदाउट चेंजिंग। ध्यान देना कोई भी यूनिट मास ले लो और उसको क्या करें, उसके स्टेट को आप चेंज करना चाहते हो। जैसे मान लिया 1 ml वाटर ही ले लो, तो 1 ml का मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब या फिर मीटर क्यूब, जितना भी वॉल्यूम ले लो वाटर का, तो यूनिट होना चाहिए। यूनिट मास आप किसी भी सब्सटेंस का ले रहे हो, अगर उसकी स्टेट चेंज करना है तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट की जरूरत पड़ेगी दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट। बात समझे, लिखा है द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू चेंज द स्टेट, स्टेट अवस्था परिवर्तन के लिए जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ हीट की रिक्वायरमेंट होगी विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। यहाँ पर ऐड कर देना यूनिट मास, जब कॉपी पर लिखना तो ऑफ यूनिट मास इसके बीच में यहाँ लिखना है, जहाँ ये पॉइंट हमने बनाया क्या लिखा है, विदाउट चेंजिंग टेम्परेचर। अब ध्यान देना यहाँ पर समझ लो टेम्परेचर कोई नहीं चेंज हो रहा था, बट लेटेंट हीट है, ये अपने आप एक गुप्त उष्मा होती है, एक गुप्त हीट होती है, एक लेटेंट हीट होती है। देखो 0 से आइस और ए वाटर, ये बहुत थोड़े समय के लिए होता है डिफरेंस, यहाँ पर कोई टेम्परेचर का डिफरेंस नहीं आ रहा, बट हीट का थोड़ा सा डिफरेंस होता है। यहाँ आइस था यहाँ वाटर, देखो स्टेट चेंज हुई, तो इस केस में जो हीट हमको मिलती है दैट इज कॉल्ड लेटेंट हीट, सिर्फ और सिर्फ स्टेट चेंज कर रहा हूँ। तो इसके बारे में जो अगली कहानी है वो कल हम लोग डिस्कस करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बाकी बच्चे, श्वेता आवाज आ रही? यस सर।
हाँ सर आ रही। सर अच्छा, तो ये जो भी है नोट्स अच्छी तरीके तैयार कर लेना। इसको पर डे करते हो कि नहीं? हाँ सर बिल्कुल। सर रोज। हाँ, नोट नोट करते हैं क्योंकि स्कूल खुलेगा। हाँ, शालिनी रोज हम जो है अब तुरंत चेक करेंगे। स्कूल खुलेगा तुरंत आएंगे, हम पहले कॉपी ही चेक करेंगे। सर हाँ सर आज ही चेक कर लीजिए। ओके सर। ओके ओके, बाय बच्चों, क्लास ओवर करते हैं। ठीक है सर, बाय थैंक सर, गुड डे। गुड थैंक यू डे, सर। सेम हियर। आपका भी, सबका बहुत बहुत धन्यवाद। वेलकम बच्चा। बाय क्लास। बाय।